व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 8 रीजनल एस्पिरेशंस। ये थर्ड वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। इससे पहले दो वीडियोस बन चुकी है। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक कश्मीर इशू उसको डिस्कस किया था। सेकंड टॉपिक में पंजाब इशू को डिस्कस किया है। और आज की वीडियो में जो नॉर्थ ईस्ट का जो इशू है उसको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है द नॉर्थ ईस्ट। So, in the Northeast, regional aspirations reached a turning point in the 1980s. So, जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजनल एस्पिरेशन जो डिमांड उठी वो कब उठी 1980s के अंदर। दिस रीजन नाउ कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स। एज यू नो, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है वो उसके अंदर 7 स्टेट्स आती है और उन्हें अपन 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। द रीजन हैज़ ओनली 4% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। और जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उसके अंदर सिर्फ 4% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन रहती है। और जो उसका एरिया है वो ट्वाइस है, मतलब कि जो 4% कंट्रीज पॉपुलेशन हो गई और इसका ट्वाइस क्या हो गया उसका एरिया। देन अब बात करते हैं कि स्मॉल कॉरिडोर है 22 किलोमीटर्स का, जो कनेक्ट करता है अपने जो नॉर्दर्न इंडिया हो गया और जो ईस्टर्न इंडिया हो गया उसको जो कनेक्ट करता है वो है ये 22 किलोमीटर्स का एक छोटा सा एरिया है। वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वो एरिया है। जो ये बांग्लादेश हो गया, ये भूटान हो गया, और जो ये एरिया है ये वाला, ये सिर्फ 22 किलोमीटर्स का है और यही एरिया कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न से। देन आगे चलते हैं। द रीजन हैज़ विटनेस्ड अ लॉट ऑफ चेंज सिंस 1947। क्या क्या चेंजेस आए? त्रिपुरा, मणिपुर एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय वर इरेस्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स विच मर्ज्ड विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इंडिपेंडेंस के बाद त्रिपुरा, मणिपुर, खासी हिल्स ऑफ मेघालय ये क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये इंडिया के अंदर मर्ज हो गए थे। देन बात करते हैं आगे। नागालैंड स्टेट। अब जो नागालैंड स्टेट बना वो कब बना? 1963 के अंदर। ये आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़कर आए हैं। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय इन 1972, वाइल मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बिकेम सेपरेट स्टेट्स ओनली इन 1987। तो ये आप पहले से पढ़कर आए हैं। देन बात करते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 हैड रिड्यूस्ड द नॉर्थ ईस्ट टू अ लैंड लॉक्ड रीजन एंड अफेक्ट्स इट्स इकोनॉमी। सो पार्टीशन के बाद क्या हुआ? बांग्लादेश बन गया, इधर पाकिस्तान बन गया। तो जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया था एक तरह से लैंडलॉक हो गया था। जो भी सी एरिया है वो इसके पास नहीं रहा और जो इसकी इकोनॉमी है वो अफेक्ट हुई थी। देन बात करते हैं। जो इंडिया है वो उस टाइम पर जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट भी नहीं कर सका, क्योंकि एक अलग से एरिया हो गया ना। सिर्फ 22 किलोमीटर्स का वो कॉरिडोर है, रास्ता है, वो कनेक्ट करता है। तो इसलिए वो आइसोलेट हो गया था, इंसुलेटेड हो गया था। देन आगे चलते हैं। अब इस आइसोलेशन की वजह से क्या हुआ? वहाँ पर बैकवर्डनेस आ गई। जो कॉम्प्लिकेटेड सेट्स ऑफ डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सो क्या है, वहाँ पर बैकवर्डनेस आ गई, वहाँ की इकोनॉमी ग्रो नहीं करी, वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो वहाँ पर डिमांड्स उठकर आई। अब कुछ डिमांड्स थी वहाँ पर, क्या थी? फर्स्ट डिमांड की बात करें तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, आपको पता है ऑटोनॉमी की डिमांड। देन सेकंड, मूवमेंट्स फॉर सिसेशन, सिसेशन के मूवमेंट्स हुए। एंड अपोजिशन टू आउटसाइडर्स, मतलब कि उस टाइम पर क्या है, पार्टीशन टाइम पर बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए थे। उसके बाद पार्टीशन के बाद भी अभी भी इस टाइम पर भी क्या है, जो इमिग्रेंट्स है वो जाते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने ये तीन इनकी डिमांड्स थी। Major initiatives on the first issue in the 1970s set the stage for some dramatic developments on the second and the third in the 1980s. So जो फर्स्ट इशू था, फर्स्ट डिमांड थी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, उसके ऊपर कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए 1970s के अंदर। और 1980s के अंदर जो सेकंड और थर्ड डिमांड थी उसके ऊपर कुछ स्टेप्स लिए गए। तो ये हो गया अपना थोड़ा ओवरव्यू। अब बात करते हैं डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। सो ये इनकी तीन डिमांड्स थी, उनको अपन सेपरेट पढ़ते चलेंगे। जिसमें से हमारा फर्स्ट है डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। At independence, the entire region except Manipur and Tripura comprised the state of Assam. बहुत बड़ी बात है कि मणिपुर और त्रिपुरा को उठा दो और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया था वो सब आसाम का पार्ट था। जैसे कि मैप में आप देख सकते हो, ये मणिपुर इसको उठा दो और त्रिपुरा ये इसको उठा दो, तो ये जितना भी ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है ये सब आसाम का पार्ट था, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश भी आ गया, सिक्किम आ गया, मेघालय आ गया, नागालैंड आ गया, ये सब आसाम का पार्ट था। सो इनकी डिमांड्स कब उठी? रीजनल एस्पिरेशन की या फिर ऑटोनॉमी की बात चल रही है यहाँ पर। तो ऑटोनॉमी की डिमांड कब उठी? डिमांड्स फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अरोज व्हेन द नॉन आसामीज फेल्ट दैट द आसाम गवर्नमेंट वाज imposing आसामीज लैंग्वेज ऑन देम। सो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड कब उठी? कि जो नॉन आसामीज थे, मतलब कि जो आसाम लैंग्वेज नहीं बोलते थे,
उनको ये थोड़ा ऐसा लगा कि जो आसाम गवर्नमेंट है वो उनके ऊपर आसामीज़ लैंग्वेज थोप रही है, उनको प्रेशराइज़ कर रही है कि आप ये लैंग्वेज बोलो। तो जब इनको ऐसा लगा तो इन्होंने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड की। तो उस टाइम पर ऑपोजिशन किया गया और जो प्रोटेस्ट होते हैं वो हुए। लीडर्स ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम आसाम। और जितने भी लीडर्स थे जो लीड कर रहे थे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, वो सब आसाम से सेपरेट होना चाहते थे। तो उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है नेम, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन। अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, या फिर अगर आप क्लास 12th के अंदर है तो आप एमसीक्यू बेस्ड भी उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन करनी है, साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन करनी है। तो इन्होंने एक सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नेम था ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन। फिर इसको बाद में ट्रांसफॉर्म किया गया, नेम चेंज किया गया, जिसका नेम था फिर बाद में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस इन 1960। दे डिमांडेड अ ट्राइबल स्टेट। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इनकी क्या डिमांड थी कि जो हमारा ट्राइबल है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको एक अलग से स्टेट दे दो, हमारा एक ट्राइबल स्टेट बना दो। देन क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेघालय स्टेट बनाया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। तो ये एरियाज कहाँ से निकल के आए, आसाम के अंदर से निकल के आए। और देन त्रिपुरा एंड मणिपुर वर अपग्रेडेड। और जो त्रिपुरा और जो मणिपुर था उसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन किया गया, कुछ अपग्रेड किया गया। अपग्रेड का मतलब बोल सकते हैं कि कुछ एरियाज ऐड किए गए या फिर कुछ एरियाज बाहर निकाले गए। ये हो गया अपना। अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वाज कंप्लीटेड बाय 1972। सो जो जितना भी रीऑर्गेनाइजेशन था, जितने भी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना अपने इंडिया के अंदर, वो सब 1972 के अंदर कंप्लीट हो गया। लेकिन जो ऑटोनॉमी की डिमांड थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। सबको ऑर्गेनाइज तो कर लिया, एक यूनिटी तो बना ली, लेकिन जो ऑटोनॉमी की डिमांड थी वो जारी थी। In Assam, for example, communities like Bodos, Karbis and Dimasas wanted separate states. So आसाम के अंदर ये तीन ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, बोडोज, कार्बिस और दिमासस, ये अपना खुद का सेपरेट स्टेट चाहते थे। इन तीनों कम्युनिटीज़ के नाम लर्न कर लेना। सीयूटी में भी क्या है, पूछा गया था कि ये तीनों जो कम्युनिटीज़ है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। दे वर्कड फॉर दिस डिमांड बाय मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर मूवमेंट, इंसर्जेंसी। और इन्होंने जो डिमांड उठाई वो किसके पीछे उठाई, एक तरह से पब्लिक ओपिनियन रखा, सबके सामने पॉपुलर मूवमेंट रखा, और जो इंसर्जेंसी हुई, रिवॉर्ड्स हुए, प्रोटेस्ट हुए। ऑफ्टन द सेम एरिया वॉज क्लेम्ड बाय मोर देन वन कम्युनिटी। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो ऑन मेकिंग स्मॉलर एंड येट स्मॉलर स्टेट्स। अब ये पॉसिबल नहीं है कि एक छोटा सा जो ट्राइबल एरिया है उसको ही स्टेट बना दिया जाए। अब ऐसे कितनी कम्युनिटीज़ है वो खुद का स्टेट चाहती है, तो फिर इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए क्या किया गया, कुछ प्रोविजंस डाले गए, कुछ उनको अलग से पावर दी गई। Therefore, some other provisions of our federal setup were used to satisfy their autonomy demands while remaining in Assam. So इनको आसाम के अंदर ही रखा गया, लेकिन कुछ प्रोविजंस डाले गए, कुछ इनको पावर्स दी गई। तो एग्जांपल दिया गया है कि कार्बिस और जो दिमासस जो कम्युनिटी थी उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई अंडर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वाइल बोदोज वर रिसेंटली ग्रांटेड ऑटोनॉमस काउंसिल। सो ये हो गया डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। अब बात करते हैं सेकंड डिमांड की, जो कि सेसेनिस्ट मूवमेंट। अभी सेसेनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में बताएं तो सेसेनिस्ट का मतलब ये होता है कि जो जिस स्टेट के अंदर अपन रह रहे हैं उससे अपन अगर सेपरेट होना चाहते हैं तो अपन क्या करते हैं, सेसेनिस्ट मूवमेंट करते हैं, मतलब कि अलग होना। तो इसमें क्या था, demands for autonomy was easier to respond to. It was much more difficult when some groups demanded a separate country. तो secessionist movement का मतलब क्या हो जाता है कि सेपरेट कंट्री की डिमांड करना। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ पावर्स दे दो या फिर अलग से स्टेट बना दो। लेकिन सेसेशनिस्ट के अंदर तो अपनी मतलब अलग से ही कंट्री बनाने की डिमांड करते हैं। तो ये सबसे हार्मफुल रहता है कंट्री के लिए। द कंट्रीज लीडरशिप faced this problem for a very long time in at least two states in the north east. So जो ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट की जो डिमांड थी वो कंट्री के अंदर बहुत सालों तक रही। अगर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बात करें तो दो स्टेट्स के अंदर ज़्यादा थी। तो बात करते हैं आप मिजो हिल्स, मिजोरम के अंदर है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द मिजो हिल्स एरिया वाज मेड एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट विद इन आसाम। तो इनको क्या किया, आसाम के अंदर ही इनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। Some Mizos believed that they were never a part of British India and therefore did not belong to the Indian Union. अब कुछ जो मिजोस थे, जो कुछ मिजोस पीपल थे, वो क्या सोचते थे कि आप जो हम हैं वो ब्रिटिश इंडिया के तो कभी पार्ट ही नहीं रहे, तो अब जो इंडियन यूनियन है, जो इंडिया है कंट्री, उसके भी पार्ट हम नहीं हैं, उससे भी हम बिलोंग नहीं करते। But the movement for secession
gained popular support after the Assam government failed to respond adequately to the Great Famine of 1959 in Mizo Hills. बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट फेमाइन आया मिजोरम के अंदर कब? 1959 के अंदर। अब पर्टिकुलरली कब कहाँ पर आया? मिजो हिल्स के अंदर आया। तो उस टाइम पर जो आसाम गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या फिर कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाया उस फेमाइन को कंट्रोल करने के लिए। तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उन्होंने कुछ स्टेप्स नहीं लिए, तो जो इनकी डिमांड थी सेपरेट कंट्री की वो और ज़्यादा बढ़ गई। द मिजो's anger led to the formation of the Mizo National Front (MNF) under the leadership of लाल डेंगा। तो जो मिजोस का जो ये एंगर था कि इतना बड़ा फेमाइन आया, इतनी बड़ी भुखमरी आई, आपने कुछ किया नहीं, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नेम था मिजो नेशनल फ्रंट अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डेंगा। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है और ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी लर्न कर लेना। In 1966, the MNF started a armed campaign for the independence. So 1966 के अंदर इन्होंने आर्म्स उठा लिए, इन्होंने हथियार उठा लिए। The MNF fought a guerrilla war, got support from the Pakistani government and secured shelter in then East Pakistan. So जो MNF थी उसने गुरिल्ला वॉर टेक्निक अपनाई और उनको सपोर्ट मिला कहाँ से? पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। अब उस टाइम पर जो बांग्ला आज के टाइम पर जो बांग्लादेश है वो उस टाइम पर क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान से इनको सपोर्ट मिली और वहाँ पर इनको शेल्टर भी मिला। दैन जो इंडियंस गवर्नमेंट थी उसने कुछ स्टेप्स लिए, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी यहाँ पर क्योंकि इन्होंने आर्म स्ट्रगल शुरू कर दिया था, तो अपनी आर्मी भेजी जिससे क्या हुआ, वहाँ पर रिप्रेशन हुआ, वहाँ पर लोगों को सप्रेस किया गया। इसकी वजह से जो विक्टिम्स निकल के आए वो कॉमन पीपल निकल के आए, परेशानियाँ कॉमन पीपल को हुई। एक ऐसा समय आया जहाँ पर एयरफोर्स को भी यूज़ किया गया वहाँ की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। दीज मेजर्स कॉज्ड मोर एंगर एंड एलिनेशन अमॉन्ग द पीपल। और जो स्टेप्स लिए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे उनका जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया और जो एलिनेशन की भावना थी वो भी बढ़ गई। ठीक है, दिन आगे चलते हैं। लाल डेंगा केम बैक फ्रॉम एग्जाइल इन पाकिस्तान एंड स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट। अब लाल डेंगा जब ईस्ट पाकिस्तान से आया तो उसने कुछ नेगोशिएशंस की इंडियन गवर्नमेंट के साथ। जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के वो थे राजीव गांधी। So in 1986 a peace agreement was signed between राजीव गांधी and the लाल डेंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 के अंदर पीस एग्रीमेंट साइन हुआ राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में। As per this accord, Mizoram was granted full-fledged statehood with special powers. So एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसमें क्या था कि मिजोरम को फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड मिलेगा, एक कंप्लीट स्टेट बनेगा और कुछ स्पेशल पावर्स भी दी जाएगी। देन लाल डेंगा टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर और जो स्टेट बन गया मिजोरम, तो उसके बाद जो लाल डेंगा थे वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। जो ये अकॉर्ड दिस अकॉर्ड प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिजोरम। सो जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ उसने जो मिजोरम की जो हिस्ट्री थी उसमें बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आया, क्योंकि पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे, आर्म्स उठा लिए थे, लेकिन उसके बाद जो मिजोरम है वो सबसे पीसफुल एरिया रहा है। Today, Mizoram is one of the most peaceful place in the region and has taken big strides in the literacy and development. So, जो ये एग्रीमेंट था उसके बाद जो मिज़ोरम है वो बहुत ही बढ़िया एरिया जगह रही है, पीसफुल एरिया है और वहाँ पर जो लिटरेसी वो डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बात करते हैं द स्टोरी ऑफ नागालैंड। अब नागालैंड की स्टोरी पढ़ते हैं। सिमिलर है मिज़ोरम से, लेकिन क्या हुआ देखते हैं। The story of Nagaland is similar to Mizoram, except that it started much earlier and has not yet had such a happy ending. जो स्टोरी है नागालैंड की वो भी मिजोरम की जैसी है कि उन्होंने सेसेशनिस्ट मूवमेंट की डिमांड की, लेकिन इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई जैसे कि मिजोरम की हुई। सो जो नागालैंड के अंदर जो मूवमेंट किसने लेड किया था? अंगामी जप्पू फिजो, ये एक लीडर का नेम है। इन्होंने जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है वो लीड किया था। अ सेक्शन ऑफ द नागाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया वे बैक इन 1951। सो नागालैंड ने क्या किया? इंडिया से ही आज़ादी पा ली, एक तरह से इंडिया से ही आज़ाद होना चाहते थे, तो इनको खुद को डिक्लेयर कर लिया कि हम इंडिया से आज़ाद हो गए हैं। कब? 1951 के अंदर, मतलब बहुत पहले इंडिपेंडेंस की बात है बस। Fizo turned down many offers of negotiating settlement. The National Council launched an armed struggle for sovereignty of Nagas. So इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नागा नेशनल काउंसिल। इन्होंने क्या कर दिया? एक लॉन्च कर दिया आर्म्ड स्ट्रगल, आर्म्स उठा लिए फॉर दी नागास। नागास यहाँ इनकी कम्युनिटी का नेम है। After a period of violent insurgency, a section of the Nagas signed an agreement with the government of India, but this was not acceptable to other rebels. The problem in Nagaland still awaits a final resolution.
सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ वायलेंट इंसर्जेंसी, सो इंसर्जेंसी हुई, आर्म्ड स्ट्रगल हुआ। उसके बाद कुछ सेक्शन ऑफ नागाज थे, कुछ लोग थे, कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। उन्होंने तो साइन कर लिया, लेकिन उनके अलावा और जो ग्रुप्स थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और ऐसे जो प्रॉब्लम थी नागालैंड के अंदर वो फाइनल रिजोल्यूशन पे नहीं आई, वहीं पर अटक गई। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिसेशनिस्ट मूवमेंट। अब बात करते हैं मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर जो इनहेबिटेंट्स थे, वो जो वहाँ पर गए, तो उनके लिए तो क्या थे, वो आउटसाइडर्स थे। नॉर्थ ईस्ट के लिए तो क्या थे, वो आउटसाइडर्स थे। तो उनका पढ़ेंगे कि क्या डिमांड थी इनकी, क्या प्रॉब्लम्स आई। स्टार्ट करते हैं। द लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू द नॉर्थ ईस्ट gave rise to a special kind of problem that pitted the local communities against people who were seen as outsider or migrants. तो जितना भी लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर, उनको क्या माना गया, आउटसाइडर्स और दी माइग्रेंट्स। अब जो इतना लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो वहाँ के रिसोर्सेज है, जो वहाँ की लैंड है, वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही स्केर्ड रिसोर्सेज है। तो उनको अच्छी तरह वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। साथ ही में जो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी लिमिटेड है, वो बस उनके लिए है। लेकिन अगर कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वहाँ पर वो भी तो कुछ जॉब करेगा, वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उनका फ़ायदा उठाएगा। तो इसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के जो इनहेबिटेंट्स थे, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा था, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई या फिर पॉलिटिकल पावर हो गई। ठीक है, ये हो गया। द असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स। सो जो असम के अंदर मूवमेंट हुआ, टाइम पीरियड लर्न कर लो, 1979 से 1985 तक, इसके बीच में जो मूवमेंट हुआ वो किसके खिलाफ था, वो था अगेंस्ट आउटसाइडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी सीयूटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1979 से 1985 के बीच में कौन सा मूवमेंट था, मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। The Assamese suspected that there were huge number of illegal Bengali Muslims settlers from Bangladesh. तो जो आसामीज थे, जो आसाम के जो लोग थे, उन्होंने देखा कि जो जितने भी इलीगल बंगाली मुस्लिम्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, वो भी इलीगली आ रहे हैं। They felt that unless these foreign nationals are detected and deported, they would reduce the indigenous Assamese into minority. तो इन्होंने क्या क्या कहा कि जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो आसाम की जो पॉपुलेशन है, वो क्या है, वहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं, वहाँ के जो पहले से रहते आ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन तो क्या है, माइनॉरिटी के अंदर आ जाएगी। और जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब वो क्या सोच रहे हैं कि यार, एक तो हमारी ज़मीन है, हमारा एरिया है, उसके बावजूद भी हमारी पॉपुलेशन सबसे कम है। देयर वर अदर इकोनॉमिक इश्यूज। अब ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक इश्यूज भी आएंगे, जैसे कि अपन ऊपर बात करके आए, एम्प्लॉयमेंट की हो गई, रिसोर्सेज की हो गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, ये सब। देयर वॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन आसाम। और आसाम में पहले से अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होगा, पॉवर्टी भी तो होगी, तो वहाँ की मतलब जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है वो डगमगा जाएगी। फिर बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, जैसे कि ऑयल हो गया, टी हो गया और कोल हो गया। सो इन्होंने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया इन 1979। दी ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, AASU, बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन है, नेम का लर्न, ये ईयर लर्न कर लो। स्टूडेंट्स ग्रुप, ये स्टूडेंट ग्रुप था, नॉट एफिलेटेड टू एनी पार्टी, लेड एन एंटी फॉरेनर मूवमेंट। तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एंटी फॉरेनर मूवमेंट, और ये कोई सी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन। ठीक है, इलीगल माइग्रेशन के अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ बंगालीज, जो इतने ज़्यादा बंगालीज आए बांग्लादेश से, उनके अगेंस्ट थे। अदर आउटसाइडर्स हो गए, एंड अगेंस्ट फॉल्टी वाटर्स रजिस्टर्ड दैट इंक्लूडेड द नेम्स ऑफ लैक्स ऑफ इमिग्रेंट्स। और क्या क्या इन्होंने, एक तरह से वोट देने जाते हैं ना, तो फॉल्टी मतलब कि एक फेक वोटर आईडी भी इन्होंने अपनी बना ली। फिर बात करते हैं, द मूवमेंट डिमांडेड दैट ऑल आउटसाइडर्स हु हैड एंटर्ड द स्टेट आफ्टर 1951 शुड बी सेंट बैक। सो मूवमेंट ने क्या डिमांड किया कि 1951 के बाद जितने भी आउटसाइडर्स आए हैं उनको क्या करो, डिपोर्ट करो, उनको पहचानो और फिर उनको वापस भेज दो। ये था इनका। द मूवमेंट ऑल्सो ट्राई टू ब्लॉकेट द मूवमेंट ऑफ ट्रेन एंड द सप्लाई ऑफ ऑयल फ्रॉम आसाम टू रिफाइनरीज इन बिहार। सो अभी मूवमेंट क्या है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया ना, तो इन्होंने क्या किया, जो ट्रेन्स थी, ट्रेन का जो मूवमेंट होता है उसको भी रोक दिया, साथ ही में जो ऑयल सप्लाई होता है आसाम से बिहार में, वो भी रोक दिया। इवेंचुअली आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ टर्मोल, ठीक है, 6 ईयर्स, 1979 में शुरू हुआ, 1985 के अंदर हो गया था ये पूरा। फिर 1985 के अंदर क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया। राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट, राजीव गांधी वहाँ पर गवर्नमेंट चला रहे थे इंडिया के अंदर, एंटर्ड इनटू नेगोशिएशन विद द AASU लीडर्स, लीडिंग टू द साइनिंग ऑफ एन अकॉर्ड, और एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। ईयर याद कर लेना, 1985।
अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट में क्या था कि फॉरेनर्स हु माइग्रेटेड इनटू आसाम ड्यूरिंग एंड आफ्टर बांग्लादेश वॉर सिंस वर टू बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड। और एग्रीमेंट के अंदर साइन क्या हुआ, जितने भी फॉरेनर्स, जितने भी आउटसाइडर्स आसाम के अंदर गए, कब, बांग्लादेश वॉर 1971 के टाइम पीरियड या उससे पहले या फिर उसके बाद, जितने भी गए उन सबको डिपोर्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर वापस भेजा जाएगा। विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मूवमेंट, जब ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया तो जो एएसयू था और द असम गण संग्राम परिषद ऑर्गेनाइज्ड themselves as a regional political party called असम गण परिषद। और जो ये दो ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने खुद को एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया। क्या नाम रहा फिर लास्ट में, असम गण परिषद। इट केम टू पावर इन 1985, और जो पार्टी बनी वो 1985 के अंदर पावर के अंदर आ गई। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि आसाम को क्या बनाएंगे, गोल्डन आसाम। ठीक है, ये हो गया आसाम का। द इशू ऑफ द आउटसाइडर कंटिन्यूज। ठीक है, जब आसाम 1985 के अंदर भी आउटसाइडर्स कंटिन्यू रहे, लेकिन जितने पहले गए थे उतने नहीं रहे, एक तरह से नॉर्मल कंडीशन हो गई। दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली एक्यूट, फॉर एग्जाम्पल इन त्रिपुरा, एज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू बीइंग अ माइनॉरिटी इन देयर ओन लैंड। सो आसाम के अंदर जो पहले मतलब इनको शक था ना कि ऐसा हो जाएगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो इंडिजीनियस लोग हैं उनकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी के अंदर आ जाएगी, वैसा का वैसा त्रिपुरा के अंदर हुआ। जो त्रिपुरा के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो पहले से रहते आ रहे थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। कितनी हो गई, माइनॉरिटी के अंदर वो आने लग गए। ठीक है, दिन बात करते हैं। द सेम फीलिंग इन्फॉर्म्स द हॉस्टिलिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू चकमा रिफ्यूजी इन मिजोरम एंड द अरुणाचल प्रदेश। और जो सेम प्रॉब्लम थी वो किसके साथ हुई, चकमा रिफ्यूजीज मिजोरम के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये हो गया अपना। अब बात करते हैं सिक्किम मर्जर, ये अपने कर लिया था पिछली वाली वीडियो में। अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, अब ये क्या है, कंक्लूजन है चैप्टर का। तो इसके अंदर 5 पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट ईयर कि अपन को क्या सीखने को मिला इस चैप्टर से। तो एक बार आप रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 12 के अकॉर्डिंग, सीयूटी के अकॉर्डिंग तो नहीं है कि इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि इसमें ये आ रही है। देखो, यूनाइटेड किंगडम देयर वर रीजनल एस्पिरेशंस। अब क्या है, जो रीजनल एस्पिरेशंस थी वो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी थी, जिसके अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इनके भी कुछ डिमांड्स थी। स्पेन की बात करें तो सेसेशनिस्ट मूवमेंट उसने फेस किया फ्रॉम द बेस, और जो श्रीलंका ने भी ऐसा तमिल्स के साथ हुआ। तो ये फर्स्ट हो गया अपना। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, सेकंड के अंदर अपन पढ़ेंगे बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू रीजनल एस्पिरेशन वाज डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस की। मतलब कि अगर आपको कोई रीजनल एस्पिरेशन को डिमांड कर रहा है तो उसको उसका सप्रेशन के बजाय क्या करो, डेमोक्रेटिकली उससे नेगोशिएट करो, एग्रीमेंट साइन करो। तो ये अच्छा वे होता है किसी भी मतलब कि एस्पिरेशन को हैंडल करने का। ठीक है, ये हो गया सेकंड। और थर्ड, ऐसे पावर शेयरिंग होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस है। फोर्थ लेसन क्या है, रीजनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कंट्री के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीजनल इम्बैलेंस की वजह से कोई रीजन, कुछ रीजन्स तो क्या बहुत ही डेवलप कर जाते हैं और कुछ रीजन्स बैकवर्ड रह जाते हैं। इससे क्या होता है, फीलिंग आ जाती है रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एंड ये फाइनल हो गया, ये फाइनली एक बार आपको रीड कर लेना। ठीक है, एक अपना टॉपिक रह रहा है गोवाज लिबरेशन। ये भी क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा 1987 के अंदर गोवा बिकेम अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 1987 के अंदर कौन सा स्टेट इंडियन यूनियन का पार्ट बना, गोवा। या फिर क्वेश्चन और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक बार रीड कर लेना, बहुत ही ईजी है पैराग्राफ। सो यहाँ पर होता है अपना चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।